गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए 50 करंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? इंडियन कोस्ट गार्ड परमेश शिवमणि, ऑप्शन नंबर सी। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तेरह अक्टूबर 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? देखिए सब की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं सब पर। अब केवल क्विक रिवीजन है। एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024 की थीम है ये। तो यह दिवस जो है प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। हाल ही में समाचारों में रहा ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग है कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद और सेवाओं का भ्रामक प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को मंजूरी दी है? ये दी है गुजरात के लोथल में। ये है इसका आंसर। ठीक है, सीधे सीधे याद रखिएगा। सब एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। 14 अक्टूबर 2024 को मालाबार अभ्यास विशाखापत्तनम के तट पर शुरू हुआ है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच होता है? मालाबार अभ्यास होता है 4 देशों के बीच में। चारों के चारों क्वाड देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये है इसका आंसर। विशाखापत्तनम का नाम याद रखिएगा। देखिए मालाबार अभ्यास 2024 का समुद्री चरण 14 अक्टूबर 2024 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के तट पर शुरू हो चुका है। वैसे तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और विमान ने इसमें भाग लिया। ठीक है, और 18 अक्टूबर 2024 को समाप्त हुआ था ये। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये, जब प्रारंभ में 1992 में हुआ था ना ये मालाबार, तो ये द्विपक्षीय था। मतलब भारत और अमेरिका की नौसेना ही इसको करती थी। 2015 में जापान इसमें आ गया, 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें आ गया। अब 4 देश इसको करते हैं और वो क्वाड देश कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दो स्टेटमेंट वाला। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहान हिदानक्यो को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रयासों के लिए दिया गया। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। ये भी ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ज्वाइंट स्क्वाड 24B नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ? ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड 24B नामक सैन्य अभ्यास ये हुआ चीन और ताइवान के बीच में। बी है इसका आंसर। देखिए 10 अक्टूबर को ताइवान के राष्ट्रीय दिवस समारोह के बाद चीन ने 14 अक्टूबर 2024 को ताइवान के निकट जहाज़ों और विमानों को शामिल करते हुए ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड 24B नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है, स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया कब जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 24 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में समाचारों में रहे ग्रीस देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रीस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी तटीय सीमाएं एजियन सागर, आयोनियन सागर, भूमध्य सागर से लगती हैं। इसे पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। ग्रीस देश को पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। इसकी तटीय सीमाएं एजियन सागर, आयोनियन सागर, भूमध्य सागर से लगती हैं। ये भी ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है, एशिया में नहीं। तो पहले को हटा के दूसरा तीसरा सही कर दीजिए। देखिए ग्रीस को आधिकारिक तौर पर हेलेनिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी
यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर स्थित एक देश है। सीमाएं इसकी उत्तर पश्चिम में अल्बानिया, उत्तर में उत्तरी मैसेडोनिया, उत्तर पूर्व में बुल्गारिया और पूर्व में तुर्की से लगती हैं। पूर्व में एजियन सागर, पश्चिम में आयोनियन सागर, दक्षिण में है इसके भूमध्य सागर। ठीक है, इसे प्रायः पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यह देखिए ग्रीस। विश्व हृदय दिवस 2024 की थीम क्या है? यूज हार्ट फॉर एक्शन, यूज हार्ट फॉर एक्शन, बी। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष मनाया कब जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? लोगों को हृदय के संकेतकों और लक्षणों के बारे में शिक्षित करना। 24 की थीम यहाँ इंपॉर्टेंट है, यूज हार्ट फॉर एक्शन। विश्व रेबीज दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है इसमें? यह दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष। पहली बार 2007 में मनाया गया था। ठीक है, फ्रांसीसी रासायनिक वैज्ञानिक और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे लुई पाश्चर। लुई पाश्चर की पुण्यतिथि का प्रतीक है यह दिन, जिन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया था। थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 12, सितंबर 2024 में समाचारों में रही कोडाई कैनाल व सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है ये। कोडाई कैनाल सौर वेधशाला, कोडाई कैनाल तमिलनाडु में स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने कोडाई कैनाल सौर वेधशाला से 100 वर्ष के दैनिक सौर रिकॉर्ड का उपयोग पहली बार सूर्य के विभेदक घूर्णन का मानचित्रण करने के लिए किया है। अध्ययन से अक्षांशों में अलग अलग घूर्णन गति का पता चलता है, जिसमें भूमध्य रेखा जो है प्रति 25 दिन और ध्रुव प्रति 35 दिन में घूमते हैं, जो सौर गतिशीलता और चक्रों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 13वां प्रश्न 30 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ ताशकंद में द्विपक्षीय निवेश संधि हस्ताक्षर किए हैं? उज्बेकिस्तान के बीच की है भारत ने। भारत गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार ने ताशकंद में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT, बायलैटरल ट्रीटी पर हस्ताक्षर आर्थिक सहयोग बढ़ाने और अधिक मजबूत और लचीले निवेश वातावरण बनाने के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7,855 एकड़ के बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया? बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 7,855 एकड़ के बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया। इसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। वर्तमान में भारत जो है वो दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा? ये बन गया है तीसरा। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। इसकी जानकारी खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। 16 प्रश्न, एशियाई हाथियों को IUCN की रेड लिस्ट में कहाँ रखा गया है? एशियाटिक एलिफेंट IUCN की रेड लिस्ट में है संकटग्रस्त या लुप्तप्राय, अंग्रेजी में याद रखिएगा इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं हुए हैं ये अभी, ठीक है, संकटग्रस्त हैं। तो एशियाई हाथी की संरक्षण स्थिति देखें, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है एशियाई हाथी। चर्चा में क्यों? चर्चा में थे कुमकी हाथी, ठीक है, कुमकी एलिफेंट चर्चा में थे। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुमकी हाथियों को तैनात करने की बात चल रही थी। कुमकी हाथियों के बारे में जाने तो कुमकी एक फारसी शब्द कुमक से आया है, जिसका अर्थ है सहायता। ठीक है, यह हाथी पालतू और प्रशिक्षित एशियाई हाथी हैं। वे गश्त और बचाव कार्यों में मदद करते हैं। इससे
संघर्षों को कम करने तथा मानव एवं वन्य जीव दोनों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? उमर अब्दुल्ला ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 18वां प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2024 को भारत और आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक वन साइबर पॉलिसी डायलॉग कहाँ संपन्न हुआ? यह हुआ है सिंगापुर में। भारत और आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता 16 अक्टूबर को सिंगापुर में हुई। विदेश मंत्रालय में साइबर सुरक्षा कूटनीति डिजाइन के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने? नायब सिंह सैनी ने। ठीक है, सरकार बीजेपी की। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? फर्स्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस, नई दिल्ली में। 21वां प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है। हाल ही में नॉर्वे स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है वो देती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अर्थशास्त्र में। नॉर्वे स्वीडिश एकेडमी यह देती है शांति में, तो गलत है पहला। यह पुरस्कार कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए और प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया इन तीन वैज्ञानिकों को, डेविड वेकर, डेमिस हस्बेस, जॉन एम जम्पर। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी होना चाहिए वहां पर। 2024 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार का आधा भाग मिलेगा डेविड वेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और बाकी का दूसरा भाग उन दोनों वैज्ञानिकों में बटेगा। उनके नाम है डेविस हस्बिस, जॉन एम जम्पर, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए। इन चीजों को भी याद रखिएगा। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था 1972 में, 1972 में। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रथम दिन को चिन्हित करता है। 23वां प्रश्न है, भारत ने निम्नलिखित में से किस या किन बीमारी या बीमारियों का उन्मूलन कर दिया है या हो चुका है भारत से? ट्रैकोमा गया है हाल ही में, कुष्ठ रोग भी, प्लेग भी, चेचक भी, सारे के सारे हैं। डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। भारत सरकार ने कब तक टीबी मुक्त भारत हासिल करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025 तक रखा है। देखिए, कल 22 का एग्जाम है यूपीपीसीएस का। ठीक है, साल भर जिसने प्रैक्टिस की होगी तो उसके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। जो नहीं पढ़ा है या जिसने कुछ नहीं किया साल भर और 1 महीने में सोच रहा है सब कुछ कर लेगा, तो कुछ नहीं होता। और हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले एग्ज़ाम से रेस्ट करना चाहिए, वो सबके अपने अपने फंडे हैं अलग। मेरा तो मानना है कि एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले पढ़ा हुआ भी एग्ज़ाम में सीधा सीधा फंस जाता है। तो जैसा आपका मन, रेस्ट करो या एग्ज़ाम से 15 मिनट 20 मिनट पहले तक पढ़ो। ठीक है, उसमें जीएस नहीं पढ़नी, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको ही देखना चाहिए, वो भी खुद के नोट्स से जो आपने बना रखे हैं, ऐसा नहीं कि किताब बुक लेकर बैठ गए उसमें। ठीक है, जिसने पढ़ा रखा होगा उसको तो सब यही लगेगा कि हाँ भाई ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, सब तो पढ़ा है। और जो रिवीजन ही नहीं किया, सब कुछ नया नया लगेगा, तो उसी का स्ट्रेस बढ़ता है बस। तो भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाली बीमारी है ये। चलिए, यहाँ युद्धाभ्यास, यहाँ भागीदार देश, अल नजा मैत्री युद्धाभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट, मिलान कर दो इनका। नोमैडिक एलिफेंट है भारत मंगोलिया के बीच में। यूपी पीसीएस का फेवरेट है ये भी, पिछले 5 वर्षों में 2 बार प्रश्न बना इस पर। युद्धाभ्यास
नाम ही युद्धाभ्यास है इसका, भारत अमेरिका के बीच होता है। मैत्री भारत थाईलैंड के बीच है, अलनाजा भारत ओमान के बीच है। तो अलनाजा युद्धाभ्यास भारत ओमान के बीच है, मैत्री भारत थाईलैंड, युद्धाभ्यास भारत अमेरिका, नोमाडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? डेमिस हस्बेस, जेम्स पीबल्स को नहीं प्रदान किया गया। 2022 में इनको प्रदान किया गया था, डेविड बेकर, जॉन जम्पर। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 के लिए डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हस्बेस और जॉन जम्पर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये जो जेम्स पीबल्स नाम है, फिजिक्स का इनको मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिक और थे, 2022 में इनको मिला था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 11वां है, सॉरी 14वां है। ठीक है, बी है इसका आंसर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 अंग्रेजी में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान 14वां है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद से सबसे अधिक जो प्रभावित देश है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, बुर्किना फासो, इसका नाम याद रखिएगा। यह सूचकांक विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। 163 देशों में भारत का स्थान कौन सा? 14वां। ठीक है, और एक निकालता कौन है इसको? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? यहाँ पर यह आर्द्रभूमि स्थल है, यह है वो राज्य जिस राज्य में वो होंगे। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य केरल, तवा जलाशय तमिलनाडु, नजराना पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। काजू वैली आर्द्रभूमि नहीं, आर्द्रभूमि है ये, तमिलनाडु में है। नजराना पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु का, तवा जलाशय मध्य प्रदेश का। 82 थे अगस्त से पहले तक। ठीक है, अगस्त में 3 नए और ऐड हुए, ये 3 ही ऐड हुए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। तो वर्तमान में जो संख्या हो गई है वो 85 हो गई है। सबसे ज़्यादा इन 85 में देखें तो तमिलनाडु में ही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। कोई सुमेलित है क्या इसमें? कोई भी नहीं है। देखिए, अगस्त 2024 में भारत में शामिल 3 नई आर्द्रभूमि हैं ये। नजराना पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में कोरमंडल तट पर है। तो दोनों तमिलनाडु, ये तवा जलाशय मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में भारत का कुल स्कोर कितना है? 38.64। ठीक है, इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका 95.48 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस का तीसरा स्थान है इसमें। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक अंग्रेजी में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के बारे में कथन है। भारत 180 देशों में 93 स्थान पर है। और इस सूचकांक में 0 स्कोर का मतलब है उस देश की छवि साफ है, और 100 स्कोर का मतलब है वह देश बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ये जो लाइन है ना दूसरी वाली, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए तो ठीक है। जितना स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बढ़ता जाएगा, उस देश के लोग उतने भूखे होते जाएंगे। जैसे भारत का स्कोर क्या है? 27.3 है, तो भारत गंभीर स्थिति में है। और बढ़ता जाता है स्कोर तो भारत खतरनाक स्थिति में चला जाता। लेकिन यहाँ क्या है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या है कि आपको स्कोर करना होगा। यहाँ पर अगर आपका स्कोर ज़्यादा होगा तो आपकी रैंक अच्छी होगी, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अगर आपका स्कोर 0 है तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं आपके देश में। भारत का 180 देशों में 93 स्थान है, पहला वाला सही है यहाँ पर, दूसरा वाला गलत है। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ये। वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में 93 स्थान पर है। इस सूचकांक में 0 स्कोर का मतलब है उस देश के लोग भ्रष्टाचारी हैं, और 100 स्कोर का मतलब है, मतलब स्कोर जितना बढ़ता जाएगा उस देश का, मतलब उस देश की छवि साफ है। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि उल्टा फुल्टा लिखा था वहाँ पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 7वां। ठीक है, 23 का क्यों? क्योंकि दिसंबर 2000
2023 में रिपोर्ट आई थी, अगली 24 के इस दिसंबर में आई होगी। वो एग्ज़ाम में तो आनी है नहीं, तो यही वाली याद रखनी है। 8 दिसंबर 2023 को जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया और यह इस सूचकांक का 19वां संस्करण था। भारत इस सूचकांक में 70.25 स्कोर के साथ 7वें स्थान पर। हाल ही में समाचारों में रही ट्रैकोमा बीमारी के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक संक्रामक बीमारी है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक विषाणु की वजह से होती है। इस बीमारी से निजात पाने में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रथम स्थान हासिल किया है। समय पर इलाज न किए जाने पर भी इससे अंधेपन की समस्या नहीं हो सकती। हाल ही में भारत ने इस बीमारी को भारत से पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये जो कुछ शब्द हैं ना, जो आपको वॉयलेट कलर से दिख रहे हैं, इसी की वजह से सारे स्टेटमेंट गलत हुए हैं ऊपर के। ट्रैकोमा संक्रामक बीमारी है, इतना ठीक था। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस ये भी ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। इस बीमारी से निजात पाने में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया में तीसरा स्थान हासिल किया है, पहला नहीं। समय पर इलाज ना करो तो इससे अंधापन हो सकता है, यहाँ लिखा नहीं हो सकता। केवल डी यहाँ पर सही है। तो भारत में आंखों से होने वाली बीमारी ट्रैकोमा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। संक्रामक बीमारी है, क्लेमाइडिया एक बैक्टीरिया है ये, ट्रैकोमेटिस नामक। और समय पर इलाज ना किया जाए तो इससे अंधेपन की समस्या हो सकती है। इस बीमारी से निजात पाने में भारत ने नेपाल पहला, म्यांमार दूसरा और भारत तीसरा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक जीवाणु संक्रमण है। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक विगत 5 वर्षों में क्षय रोग से होने वाली मृत्यु दर घटी है, बढ़ी नहीं है। पहले ही सही है केवल। देखिए, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें बताया गया है कि तपेदिक, हिंदी में इसको क्षय रोग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बोलते हैं, इसके कारण मृत्यु दर 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। तो दूसरा वाला गलत है। इस तरह के स्टेटमेंट बनाकर भी प्रश्न बनता है। टीबी क्या है सबको पता होगा, ऑलरेडी इस पर चर्चा हो गई है। मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24 के मुताबिक कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है इसमें। भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है, स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक है। भारत के जो सब पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति, दो को छोड़कर नेपाल की स्थिति भारत से खराब है। नेपाल का 146वां स्थान है, पाकिस्तान की भी खराब है, 164वां स्थान है। बाकी भूटान की सही है, बांग्लादेश की सही है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत 134वें स्थान पर हो ही गया। ये यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइटल है, शीर्षक, इसको याद रखिएगा। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24। भारत का 134वां स्थान, प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का स्कोर है 0.967। सबसे अंतिम देश सोमालिया का नाम याद रखिएगा, उसके बाद दक्षिण सूडान, इन्हीं दो में से फंस जाएगा। विगत 5 वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सी विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम नहीं रही? आर्द्रभूमि और जैव विविधता तो है रही, आर्द्रभूमि मानव कल्याण भी रही, आर्द्रभूमि और सतत विकास नहीं रही, आर्द्रभूमि और जल ये भी रही। तो डी है इसका आंसर। यहाँ इंपॉर्टेंट है 24 वाली थीम। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 24 की थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, 23 की थी वेस्टलैंड रेस्टोरेशन, 22 की वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, 21 की आर्द्रभूमि और जल यानी वाटर एंड वेटलैंड एंड वाटर, 20 की थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता, 19 की थी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन यानी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो पिछले 5 वर्षों में 6 वर्षों में आर्द्रभूमि सतत विकास जैसी कोई थीम नहीं है, याद हो गया। अब आ जाइए 37वां प्रश्न है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, किया जा चुका होगा?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कजान रूस के कजान में। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच में कजान रूस में आयोजित किया गया। सीधे सीधे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी। 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन यानी COP16 कहाँ आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैली, कोलंबिया में। 22 अक्टूबर 2024 को भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता गुरुद्वारा दरबार साहिब तक तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कब हस्ताक्षरित किया गया था। यह हस्ताक्षरित किया गया था वर्ष 2019 में 24 अक्टूबर 2019 को। इसके अलावा प्रश्न इससे नहीं बन सकता, अगर बना तो। ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इस पर चर्चा हो चुकी है सब अपनी। 40वां प्रश्न है। 23 अक्टूबर 2024 को भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवात के संबंध में अनुमान व्यक्त किया कि एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 24 से 25 अक्टूबर के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दस्तक दे सकता है। ये चक्रवात दाना की बात हो रही है। बी है इसका आंसर। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है दाना, चक्रवात दाना। हाल ही में समाचारों में रहा दाना नाम किसके लिए दिया गया था, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। मछली के लिए, पर्वत पठार झील के लिए, चक्रवात के लिए, किसी अंतरिक्षयान के लिए, किसी उपग्रह के लिए, किसी एक्सोप्लैनेट के लिए। तो साइक्लोन के लिए, चक्रवात के लिए याद रखिएगा। 21 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन ई श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया। 42वां प्रश्न है। 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश के मलेरिया मुक्त होने की घोषणा की। इसका उत्तर है मिस्र। तो WHO ने 20 अक्टूबर 2024 को एग्जाम में प्रश्न एग्जैक्ट दिन के साथ ही पूछने जाने लगे हैं और मंथ के साथ भी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगस्त में भी हुई हो, सितंबर में हुई हो, वहाँ कोई और देश हुआ हो तो वो सही नहीं होगा। सही वही होगा क्योंकि पूछा उसने अक्टूबर का है। अक्टूबर 2024 को मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। मिस्र के बाद केप वर्डे के अलावा कोई और देश इस साल मलेरिया मुक्त नहीं हुआ। ठीक है, मिस्र WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन पाने वाला अफ्रीका का 5वां देश है। क्वेश्चन नंबर 43। 8 से 10 जनवरी 2024 के मध्य 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। 44वां प्रश्न है। 19 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ कहाँ किया। नई दिल्ली में। ठीक है, PM मोदी टू लॉन्च नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। विश्व सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। ये मनाया गया अक्टूबर में। अक्टूबर में कब। 20 अक्टूबर 2024 को। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 5 से 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को मनाया गया 24 में। 46वां प्रश्न है। 16-17 अक्टूबर 2024 के मध्य गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया। तटीय सुरक्षा के लिए है तो तटरक्षक बल ही करेगा, भारतीय तटरक्षक बल।
ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने 16 से 17 अक्टूबर 2024 को गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप के तटों पर वर्ष के तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच के अपने दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 2024 का पहला सागर कवच अभ्यास वो 11 से 12 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के तट पर भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया था। तो दो हुए इस साल, एक आंध्र प्रदेश के तट पर, दूसरा गुजरात और दमन द्वीप के तट पर। तो गुजरात दमन द्वीप जो है, मैप बनाओ जल्दी से। आंध्र प्रदेश पूर्वी कवर हो गया, इससे वेस्टर्न कवर हो गया, दोनों एरिया कवर हो गए। 47वां प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2024 को प्रसिद्ध गायक और अभिनेता किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने किस लोकप्रिय फिल्म निर्माता एवं निर्देशक को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार प्रदान किया? इन्हीं को प्रदान किया और इनका नाम है हिरानी, राजकुमार हिरानी। मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी हिट फिल्मों के निर्माता हैं, ये डायरेक्टर हैं। 13 अक्टूबर 2024 को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें पटकथा लेखन के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिया गया। 5 लाख रुपए मिलते हैं इसमें और सॉल श्रीफल मिलता है इसमें। किशोर कुमार का जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। उनका असली नाम था आभास कुमार गांगुली। विश्व के किस देश में सर्वाधिक रामसर स्थल है? विश्व के यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा रामसर स्थल, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, सितंबर 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है 175। अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर साइट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 18 और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट। सब पता होना चाहिए आपको ये। किसे वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, पूछ रहा है। जेम्स ए रॉबिन्सन को प्रदान किया गया है, साइमन जॉनसन को प्रदान किया गया है, डेरान एसमोग्लू को प्रदान किया गया है, डगलस डायमंड को प्रदान नहीं किया गया है। इनको ऑलरेडी प्रदान किया जा चुका है कुछ वर्षों पहले। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया है। ठीक है। डगलस डायमंड, फिलिप डायवविग और वेन वर्नानके को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए वर्ष 2022 में, कब, 2022 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 50वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय फिल्म जूरी मुंबई, के बिड़ला फाउंडेशन या भारतीय ज्ञानपीठ? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ही दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था और पहली बार 1965 में दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। इस पुरस्कार में प्राप्तकर्ता को मिलते हैं 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, बागदेवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र। इंपॉर्टेंट है ये। वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति गुलजार, वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा और जगत गुरु राम भद्राचार्य। ये संस्कृत के विद्वान हैं और इनका तो सभी को पता होगा। तो 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी, अब दोबारा क्या ही करिएगा। चलिए देख लेना फिर भी 2 बार। और बाद में जितनी 50-50 प्रश्नों की सीरीज हैं बहुत बेनिफिट देंगे एग्जाम में।